अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जुर्म की अंधेरी भयानक और खौफनाक दुनिया से कुछ नई और इबरत अंगेज कहानियां लिए जुर्म कहानी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट गजल अशरफ अवाद। नाज़रीन, जुर्म हर रोज नई शक्लें अपनाता है, नए बहरूप बदलता है और नई चालें चलता है और नए रंग ढंग भी इख्तियार करता है। जदीद दुनिया के साथ जराइम पेशा अफराद की वारदातें और कार्रवाइयाँ भी जिद्दत इख्तियार कर रही हैं। नए जमाने के इन्हीं जराइम में वाइट कॉलर या साइबर क्राइम भी हैं, जिनमें खतरनाक और होशरुबा इजाफा सामने आया है। जालसाजी, धोखे, फ्रॉड और लूट के लिए ऐसे हरबे इस्तेमाल किए जाने लगे हैं कि सुनने वाले दंग रह जाएं। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और अनगिनत दीगर सोशल मीडिया ऐप्स और साइट्स पर घात लगाए इंसानियत के दुश्मन किसी भी वक्त किसी को भी अपने मज़मूम मकासद का निशाना बना सकते हैं। नाज़रीन, एक गरीब की भूख की आग उसकी जान खा जाती है, लेकिन एक हुक्मरान की भूख पूरी मुल्को मिल्लत खा जाती है। जब तक वतन अजीज में अदलो इंसाफ का निज़ाम बेहतर नहीं होगा, उस वक्त तक झूठ, फरेब, रिश्वत, चोरी, डकैती, खुदगर्जी, मफाद परस्ती, अकरबा परवरी और इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल जैसी मूजी और महलिक आफतों से नहीं बचा जा सकता। चुनाचा आज आप देख लें, जराइम को रोकने के लिए पुलिस के ऊपर पुलिस, एक महकमे के ऊपर दूसरा महकमा, एक कानून के ऊपर दूसरा कानून बनाया जा रहा है। लेकिन इन पुलिस वालों, महकमों और इन कवानीन का क्या हशर हो रहा है? हालांकि अदालतें अपनी जगह काम कर रही हैं, पुलिस अपनी जगह काम कर रही है, इंसदादे, रिश्वत सतानी और नैब जैसे इदारे मौजूद हैं जिन पर करोड़ों और अरबों रुपए के मसारिफ लग रहे हैं, लेकिन अवाम के मसाइल जू के तू हैं। स्टील मिल के मुलाजिमीन का इंतजामिया के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो गए। 11 घंटे बाद नेशनल हाईवे पर धरना खत्म कर दिया। स्टील मिल इंतजामिया के डीएसपी बिन कासिम, गुलशन हदीद के यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और वर्कर्स एक्शन कमेटी के रहनुमाओं के दरमियान कई घंटे मुज़ाकरात हुए। सिर्फ स्टील मिल इंतजामिया ने आर्जी तौर पर गैस के बिल न देकर एहतजाज खत्म किया। टीम जुर्म कहानी ने स्टील मिल की इंतजामिया से बातचीत की है। उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि गैस के बिल वसूल नहीं किए जाएंगे। एहतजाज में मुजाहिरीन का कहना था कि वो अगली हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि स्टील मिल को फौरी तौर पर बहाल किया जाए और इनके मसाइल हल किए जाएं। उनका मजीद कहना था कि स्टील मिल की बहाली तक ये तहरीक जारी रहेगी। स्टील मिल के सिक्योरिटी अफसरान और दीगर महकमों के मुलाजिमीन की मदद से लोहा समेत दीगर कीमती अशिया चोरी करने का सिलसिला तेजी से जारी है। पाकिस्तान स्टील मिल, जो मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता था, आज वो कौमी असासा चोरों, लुटेरों और करप्ट लोगों के लिए चांदी की मानत बना हुआ है, जिन्होंने कौमी इदारे को खोखला कर दिया है। पीपल्स पार्टी के बानी और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 30 दिसंबर 1973 को पाकिस्तान स्टील मिल का संगे बुनियाद रखा, जिसके बाद मुल्क की मईशत में स्टील मिल ने रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखी। पाकिस्तान स्टील मिल की वजह से 5000 से जायद मुलाजिमीन को रोजगार मिला और खुशहाली के दौर की शुरुआत हुई। लेकिन जालिमों को हजारों घरों के चूल्हे जलते हुए बर्दाश्त न हो सके और कौमी इदारे के मुहाफिजी लुटेरे निकले। पाकिस्तान स्टील मिल से लोहा चोरी करने में पुलिस एहलकार भी मुलविस निकले। मुकदमा दर्ज कर लिया गया और एहलकारों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। थाना स्टील टाउन में तैनात पुलिस एहलकार बनाम पीसी मोहम्मद अली अरशद पीसी, अब्दुल गफूर पीसी, साकिब नजीर पीसी, अदनान प्राइवेट शख्स बिलाल, जिन्होंने स्टील मिल की प्रॉपर्टी बिजली की पीएमटी से कॉपर वायर चोरी की थी, जिसके बाद एहलकारों के खिलाफ एसएसपी मलिर तारिक इलाही मस्तूई ने एक्शन लेकर पाकिस्तान स्टील मिल की बिजली की तारें काट कर चोरी करने में मुलविस पाए गए। पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजमान कांस्टेबल मोहम्मद अली, कांस्टेबल अब्दुल गफूर और कांस्टेबल साकिब नसीर से मजीद तफ्तीश की जा रही है। स्टील मिल पावर हाउस से आने वाले बिजली के खंभों से कीमती तारें उठाई गई। मुख्तलिफ महकमों से तांबे की तारें भी चोरी की गई। स्टील मिल से लोहे की ट्रेन, ट्रैक, पावर हाउस की तारें चोरी होने का इंकिशाफ भी हुआ है। स्टील मिल के स्लैग डैम को जाने वाली ट्रेन, ट्रैक, पावर हाउस की बिजली की तारें भी चोरी कर ली गई। जीएम सिक्योरिटी ने तो यहां तक कह दिया है कि लोहे की ट्रेन की पटरी की तारों की चोरी मेरे चार्ज से पहले का मसला है। कराची स्टील मिल की जमीन और कब्रिस्तान की जमीनों पर कब्जा के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज, पुलिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। ठीक है, हमारे शोर की एज होगी ओल्ड एज, ठीक है, आधी उम्र में आके हमें कौन सी कंपनी में मुलाजिमत मिल जाएगी? बच्चों की शादियां करनी, आधी एज हमारी मिडिल एज है बच्चों की, ना कोई कंपनी वाला उनको रख रहा है। पहले 23 लाख का वादा किया,
फिर इन्होंने बोला कि हम आपको बेनिफिट देंगे, ये देंगे, वो देंगे। अब इन्होंने पानी का बिल भी, गैस का बिल भी, बिजली का बिल भी 35,000 ये बनता है जाके, तो हम कहाँ से ला कर देंगे? सोचने की बात है, हम कहाँ से ला कर देंगे? ना कोई कंपनी वाला रखता है। वो कहता है कि 40 साल के ऊपर कोई अलाउ ही नहीं है। हमारे शोहर की उम्र 40 साल से ऊपर है, तो कौन सा मर्द हमें रखेगा कंपनी के अंदर? हम औरतें जाके कमाएंगी जाकर, हैं? बच्चे भूखे मर रहे हैं, लोग घरों में एक बेचारे आलू तल तल के रोटी खाते हैं वो। तो ठीक है, जिसकी कोई पीछे स्पोर्ट है, लेकिन जिसकी स्पोर्ट नहीं है वो तो बेचारे गरीब है ना। आने वाली नई हुकूमत को क्या मुतालबात करेंगे? आने ये करेंगे कि या तो हमें 23 लाख दो, हमें प्लाट दो, या हमें नौकरियां बहाल करो। 23 लाख तो मिले, और ये बिजली के बिल और ये गैस के बिल हमें माफ किए जाए सारे। हमने एक बिल भी नहीं भरना। फिर खुदा की कसम में छूट नहीं बोला। नाम भी उसका सोच के बता रहा, आपने नाम पूछा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को हमारे को जो लैंड देता है उस बंदे को मेरे को बता नाम से, और कमर नाम से, कमर नाम उसका कोई मुर्शिद बोलते हैं, यही बात करता है। इसके मोबाइल में आप देखो कितनी दफा करता रहता है, हर टाइम मन इधर पहुंचे उधर पहुंचे। ये कौन बात करता है? ये जो हमारे से ये रियाज, हाँ यही बात करता है। ये हाथ ना खोले? नहीं सर, नहीं, हाथ नहीं खोलेंगे, हाथ खोलेंगे नहीं, परफेक्ट मान देगा। कहाँ से माल उठाया? और सर ये तारिक रोड से उठाते हैं। तारिक रोड, हाँ। दूसरा कल जो ये स्टील यार्ड वाला टन नहीं होता, हाँ, वहाँ से उठाया। मैं छूट नहीं बोलूंगा, आपने कलमा भराया है, मैं रोजे की कसम, मैंने आपने कहूँ से मैं छूट पे उधर भी नहीं बोला है। पूछो मारा भी बहुत है। मैंने कहा सर मुझे मार, मैं सच बताऊँ। किसने मारा? उधर इधर मारा था। किसने? सर मुझे क्या पता, आंखें बंधी हुई बहुत ज्यादा। अच्छा, पूछो। मैंने उनको कहा नहीं, रात को जब तुम्हारे पीछे पार्टी लगी है तुमने गाड़ी क्यों नहीं रोकी? सर और तुम्हारे साथ जो तीसरा बंदा था उसके पास पिस्टल था, वो लड़का किधर भागा है? सर उसी का सामान था, ये नाम भी यही था जिसका माल उठाना था ना। हाँ, मतलब जिसका माल होता है वो एक बंदा कांटे के साथ जाता है इनके। अच्छा। वो था जिसका माल था। ठीक, हाँ। माल किधर बेचते हो तुम लोग? सर इनका गोदाम है अपना। कहाँ पे? ये मरी गोठ में है और पिपरी में भी है। मरी गोठ पिपरी का पता है तेरे को? जगह का पता है? सर मुझे पता होगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। लेके चलोगे हमारे को? हाँ सर ले चलूंगा। आपने भले मुझे सच बोला है, मैं सच बताऊंगा। यार गुर्दे के मरीज है, मेरे शोहर की टांग टूटी है, उसको यहीं पे वेल्ड करते हुए मेरे शोहर को कोई लगता भी नौकरी से दोनों आंखों का भी परेशान हुआ है, गुर्दों का भी मसला है, दो मियां बीवी कोई कमाने वाला भी नहीं है, आगे से कोई ले भी ना, भी बिल इतना ब्याज 10 रुपए आमदनी नहीं, हमारे को कोई कारोज भी नहीं दे रहा, कारोज भी कोई नहीं देता। बाबा दोबारा हम दे देंगे, हम लोगों के घरों में काम करें, कैसे हाथ मिलाए? कौन हमारे को कोई कारोज भी नहीं देता, हम बहुत भूख से मार रहे हैं, हम बहुत मार रहे हैं, हमारे को कारोज हम अभी बिल दे रहे हैं 10,000 गैस का, 10,000 पानी का, वो कहाँ से देंगे? 10 रुपए भी हमारी आमदनी नहीं है, हमारे को कारोज भी कोई नहीं दे रहा, कोई कमाने वाला भी नहीं है। मेरे शोहर को गुर्दे का भी मसला बढ़ गया, मेरा दिल का, जब कभी लाया मैं बीमार पड़ी हूँ, हमारे को कोई पानी देने वाला भी नहीं है। हम तो यही सवाल करते, हाथ जोड़ के उनको बोलते हैं हमारे को कम तो कम इतना दे दो, एक प्लाट दे दें, हम गरीब बैठ के वहाँ पे कम तो कम खाना तो खा लेंगे, चाहे किस तरीके से। पाकिस्तान स्टील को जो आवाम की नस्लों की अमानत थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने पाकिस्तान की इंजीनियरिंग इंडस्ट्री को बढ़ोतरी देने के लिए, बुनियादें फराहम करने के लिए ये अजीम इदारा कायम किया था, जो दुनिया में कहीं कहीं पर है। वो खुशकिस्मत मुल्क है जहाँ स्टील इंडस्ट्री है, लेकिन ये बदकिस्मत मुल्क है जहाँ स्टील इंडस्ट्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दी और इन्होंने 50 साल भी नहीं चलने दिया, इसको तबाह और बर्बाद कर दिया। रही बात जो आपकी चोरी की है, तो बड़ी आम बात है कि जब इन्होंने साजिश के ज़रिए 10 जून 2015 को स्टील मिल को, चलती हुई स्टील मिल को बंद किया, तो फिर यहाँ गाहे बगाहे इंतज़ामिया और जो सिक्योरिटी के एहलकार थे उनका एक कार्टेल बना। जब रूस के इश्तराक से ये स्टील मिल बनी थी और बन के ये मुकम्मल हुई थी और पैदावारी अमल शुरू हुआ था, तो रूस ने पूरी एक सदी के लिए स्पेयर पार्ट दिए थे, एक सदी के लिए। मुल्क के अहम इदारे पाकिस्तान स्टील मिल से तांबा, लोहा, स्टील, सिल्वर, केबल, कीमती मशीनरी भी चोरी होने का सिलसिला न रुक सका। स्टील मिल, जो कि उस वक्त के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक शानदार इदारा पाकिस्तान स्टील मिल रूस की जानिब से गिफ्ट किया गया। स्टील मिल के बनते ही स्टील मिल के खिलाफ साजिशें शुरू हो गई थीं। मुल्क के इस अहम इदारे में काम करने वाले मेहनत कशों की तादाद 38,000 बताई जाती है, जो कि 38,000 खानदान बनते हैं। मुल्क के इस फौलाद साज इदारे के तांबा, लोहा, सिल्वर, प्लेटिनियम, केबल और दीगर कीमती सामान बनाया जाता था। स्टील मिल की टोटल अराजी 26,000 एकड़ बताई जाती है, जो कि उस वक्त मकामी लोगों से हुकूमत पाकिस्तान ने एक मुआहदे के तहत हासिल की थी। 2015 से स्टील मिल बंद होने के बाद स्टील मिल से 4,500 से ज्यादा अफराद को निकाला गया
और मुल्क के इस इदारे को चलाने की बजाय दोनों हाथों से लूट मार का सिलसिला जारी रहा, जिसमें स्टील मिल की सिक्योरिटी, इंतजामिया, आला हुकाम और पुलिस सब के सब शामिल हैं। अब तक की बताई गई चोरी की मालियत 14 अरब रुपए है, जबकि स्टील मिल की चोरी के हवाले से अदालत आलिया में चलने वाले मुकदमे में यूनियन रहनुमाओं ने स्टील मिल से होने वाली चोरियों का तखमीना 21 अरब रुपए लगाया। सालों से स्टील मिल पर किए गए मुकदमे इल्तिवा में पड़े हैं। स्टील मिल को प्राइवेट इंडस्ट्रीज माफिया और हुकूमत पाकिस्तान में शामिल मफाद परस्त माफियात चलाने की बजाय बंद करने के मिशन पर गामजन हैं। नाजरीन, यही वो लोग हैं जो अपने मकासद में कामयाब हो गए हैं और उन्होंने स्टील मिल को बंद कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता जमीन को कब्जा माफिया ने घेरा डाल दिया। मुल्क के इस अहम इदारे को एक वक्त में पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी कहा जाता था। मफाद परस्तों ने स्टील मिल को चलाने की बजाय उसे बंद रखने की ठान ली। स्टील मिल की जमीन का बंटवारा कर दिया गया और इस जमीन पर एक और स्टील मिल जो कि अल्तवार की स्टील को 250 एकड़ जमीन और आयशा स्टील मिल को 50 एकड़ जमीन जबकि 900 एकड़ नेशनल इंडस्ट्रियल स्टेडियम पार्क के नाम से मख्तस कर दी गई। और जवाल तक पूरा ब्रीफ करता हूँ। जब ये स्टील मिल लग रही थी उस वक्त भी कुछ माफिया थी जो इसकी मुखालफत कर रही थी। उस दिन से लेके आज तक इसके खिलाफ साजिशें चल रही हैं। जब ये भुट्टो साहब के दौर में लगी थी तो टोटल इसकी लागत आई थी 25 अरब रुपए और ये जो है इस वक्त तक 100 अरब से ज़्यादा गवर्नमेंट को टैक्स की मद में दे चुकी है। इसका जवाल तब शुरू हुआ जब ये प्राइवेट हुई परवेज़ मुशर्रफ के दौर में और फिर चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने इसको वापस कर दिया और उसके बाद जो है एक साजिश के तहत लॉन्ग टर्म जो मुआहदे थे रॉ मटेरियल के वो कैंसिल कर दिए गए और उसके बाद आ गई पीपल्स पार्टी की हुकूमत। उन्होंने जो है सोने पे सुहागा किया, लॉन्ग टर्म मुआहदों तो नहीं किए रॉ मटेरियल, नहीं तो पहले जब तक स्टील मिल NOC नहीं देती थी तो बाहर से लोहा मंगवाने की इजाज़त नहीं होती थी और प्रोडक्शन डाउन कर दी। आस्ता आस्ता प्रोडक्शन जब जो है पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म हुई तो 5% पे थी। ऊपर से आ गया मियाँ नवाज शरीफ, उसने जो है 18 अरब कमर्शियल लोन दिया, बेल आउट पैकेज नहीं दिया, लोन दिया 18 अरब से। जब स्टील मिल के मेहनत कशों ने 5% से स्टील मिल को चला के 65% तक पहुंचाया तो एक साजिश के तहत उन्होंने सुई गैस के बिल का जवाब बना के गैस बंद कर दी, जिसकी वजह से 2015 में स्टील मिल की प्रोडक्शन मुकम्मल बंद हो गई। आप देखें कितना जुल्म है कि इलेक्ट्रिक प्राइवेट है उसको तो सब्सिडी दे रहे हैं और अरबों में दे रहे हैं। अभी पिछले दिनों भी चला के 165 अरब की उसको सब्सिडी दी है, लेकिन स्टील मिल को कभी भी सब्सिडी नहीं दी। कमर्शियल लोन दिए जब भी दिया और स्टील मिल ने फिर वो पे किया। जब नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हुई, आया इमरान खान, तो उसके दौर में ये हुआ कि उन्होंने कोई प्लानिंग किए बगैर तमाम मुलाजमीन को तकरीबन जो है 6000 के से ज़्यादा मुलाजमीन को रिटेच कर दिया। उसमें सिक्योरिटी का अमला भी रिटेच कर दिया। सिक्योरिटी का अमला जब रिटेच कर दिया तो चोरियां शुरू हो गई मुंज़िम तरीके से। नाज़रीन, पुलिस ज़राए के मुताबिक जिला मलीर के थाने बिन कासिम पुलिस स्टील मिल से खाम माल, लोहा और तांबे की चोरी में मुलव्वस सिक्योरिटी गार्ड और स्टाफ की सहूलतकार बन चुकी है। चोरी पाकिस्तान स्टील मिल्स के करप्ट सिक्योरिटी अमले की मिली भगत से रात की तारीकी में मनों के हिसाब से लोहा और तांबे की चोरी हो रही है। जराए ने बताया है कि चोर माफिया के अहम कारिंदे ने बिन कासिम पुलिस से राहदारी के नाम पर रकम तय कर रखी है। हाँ, पाकिस्तान स्टील को आपने कब्रिस्तान बना दिया, आपने दिलचस्पी इसकी ख़त्म कर दी और ये भी हमारी गिला है। आपके चैनल से हम गुजारिश करना चाहते हैं, ये भी हमारी गिला है। तो 2006 में हमारी रहबर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने लंदन में कहा था जब निचकारी हो रही थी, तो जब तक मैं ज़िंदा हूँ अपने बाप की निशानी को मिटने नहीं दूंगी। लेकिन अफसोस है तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की इस धरती पे वाहिद निशानी पीपल्स पार्टी ने भी उससे न सिर्फ नजरें चुराई हैं बल्कि लातल की कर चुकी है। तो लिहाजा हम गुजारिश करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, तब पाकिस्तान स्टील की इन डकैतियों की, पाकिस्तान स्टील की इस बर्बादी की, उन्हें बुनियादी वजूहात की तहकीकात किया जाए। पाकिस्तान स्टील के उन लुटेरों को मुहासबा किया जाए, उनका एहतसाब किया जाए, बजाय मुलाजमीन के इंतकाम की आग की भट्टी में झोंकने के आप उन किरदारों को बेनकाब करें जिसने लोहे के सनक साथ बलात्कार किया, जिस लूटमार किए। तो मैं एक और बात आपसे करना चाहता हूँ, अभी भी डकैतियाँ जो जारी हैं, क्योंकि अभी कम है, उस वक्त बड़ी डकैतियाँ करवाई जा रही थी उस रिजीम के ज़रिए।
जब 2020 से लेकर 22 तक जो उस वक्त जो रिटायर रिजीम थी, वो बाकायदा चोरी होती नहीं थी, चोरी करवाई जा रही थी। अभी भी चोरी हुई है लेकिन काफ़ी ज़ाब्ता है, इसमें काफ़ी कंट्रोल्ड है। लेकिन यहाँ पे जो आपने कबाड़ी की बात की, और यहाँ पे जो मुलाकात थाना है और कबाड़ी मुनव्वस है, ये लोगों को हायर करता है। ये पूरी जो है ना रेवड़ आते हैं, रात के अंधेरे में आते हैं, और हकीकत के अंदर के लोग जब तक मुलव्वस नहीं हो तब तक चीज़ें नहीं हो सकती हैं। और डकैती सिर्फ यहाँ स्टील मिल की, लोहे की और कापर की नहीं हो रही है, ये उन्हीं किरदारों की वजह से पाकिस्तानी स्टील की लैंड की भी डकैती हो रही है। दूसरी जानिब 1330 एकड़ सिंध गवर्नमेंट को दे दी गई, जिसका ना ही टेंडर हुआ ना ही रेट लगाए गए, और आज तक इस जमीन के पैसे कहां गए किसी को कुछ पता नहीं है। जबकि प्राइवेट स्टील माफिया नहीं चाहते कि पाकिस्तान स्टील मिल को चलाया जाए, जिससे आम मजदूर के साथ साथ वतन अजीज को भी बेइंतहा फायदा हो सकता था। पाकिस्तान स्टील मिल के करीब ही मुल्क के दीगर ममालिक को जाने वाला समंदरी रास्ता मौजूद है। स्टील मिल से मुसलसल चोरी का सिलसिला, जिसमें रात होते ही सैकड़ों की तादाद में चोरों के कारिंदे टोलियां बनाकर मुख्तलिफ मकामात से दाखिल होते हैं और रात की तारीकी का फायदा उठाकर करोड़ों रुपयों का माल चोरी करके फरार हो जाते हैं। लाखों रुपए में पीरी, मरीगोट, गखर फाटक, रजाकाबाद, धाबेजी, घारू में कबाड़ खानों पर डंप करके मज़दा और ट्रकों के जरिए कराची के इलाके शेरशाह कबाड़ मार्केट तक पहुंचाया जाता है। तमाम थानों की हदूद से गुजरने वाली गाड़ी मंथलियां देने की वजह से पकड़ी नहीं जाती, जबकि नए SSP मलीर को इंतहाई दर्जे इकदाम करने के बावजूद भी अब निचली सतह के एहलकार चोरों के सहूलतकार बन गए हैं। थाना बिन कासिम के एहलकार माजिद, इरफान शाह, यासीन, ASI अफसर गफूर इन सहूलतकारों में शामिल हैं। ये वो काली भेड़े हैं जो थाना बिन कासिम को अपनी मीरास समझते हैं। थाना बिन कासिम पर गैर कानूनी कामों में मुलव्विस होने की FIR निकलने के बावजूद भी अभी तक कोई इन काली भेड़ों को लगाम न डाल सका। चोरों में अली पठान, अंसार, सद्दाम चांडियो, अख्तर चांडियो, रशीद अबड़ो, मूसा लाशारी, इकबाल और आतिफ लाखीर, दीगर सरगना की टोलियां स्टील मिल को लूट रहे हैं। जराये का कहना है कि बताए गए एहलकारों के नाम आला हुकाम, IG सिंध, कराची पुलिस चीफ और SSP मलीर के पास मौजूद हैं, लेकिन फिर भी कानूनी इदारे किसी किस्म की कार्रवाई से कासिर हैं। पकड़े गए 2 मुल्जिमान ने थाना बिन कासिम के साथ स्टील मिल के अंदर सहूलतकारी करने वालों को लाखों रुपए हफ्ता देने का इंकिशाफ किया। मुल्जिमान की वीडियो मंजर आम पर आई, मगर कोई कानूनी इदारा हरकत में न आया। स्टील मिल को लूटने वालों ने जहन बना लिया कि कार्रवाई तो होनी नहीं, इसलिए रात दिन मुल्क के अहम इदारे को दोनों हाथों से लूट लें। जरूरत इस अम्र की है कि मुल्क के इस अहम इदारे को लूटने वाले चोर, सहूलतकार और पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करके लूटी हुई रकम वापस ली जाए और फौलाद साज इदारे को चलाकर हजारों मजदूरों का रोजगार, दीगर मुल्क की मईशत को मजबूत किया जाए। रेती बजरी और स्टील मिल से जो लोहा चोरी की जाती है, इस हवाले से क्या कहेंगे? गुज़श्ता 10-12 सालों के अरसे के बाद जो है ना स्टील मिल की चोरी और लोहे की चोरी और ये जो रेती बजरी की चोरी थी, ना सिर्फ हमने उसको बंद किया है बल्कि उस पर मुकम्मल तौर पर काबू भी पाया, और जो जराइम पेशा अनासर इन चीज़ों में मुलविस थे उनके खिलाफ ज़ाब्ते के तहत कार्रवाई भी की गई, उसमें FIRs भी लॉन्च हुए और उसमें इस माफिया के जो कारिंदे थे ना सिर्फ उनको अरेस्ट भी किया गया है और उनको जेलों में भी भिजवाया है। नाज़रीन, अब वक्त आ गया है कि हुकूमत इस मौका पर उठे और ऐसी कुव्वतों को ख़त्म करने और उखाड़ फेंकने के लिए एक जुर्रतमंदाना कदम उठाए, इससे पहले कि हमारे लिए बहुत देर हो जाए। ये एक अच्छे मुआशरे के तमाम अफराद के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस मसले का तवीलुल मुद्दती हल एक मजबूत कौमी किरदार की तामीर में मुज़मर है। इस मकसद के लिए हमें पूरे निज़ाम तालीम को बदल देना चाहिए। हमें अपनी तालीम को अखलाकियात और हुब्बुल वतनी पर मबनी बनाना चाहिए। इसके अलावा हमें इस मकसद के हसूल के लिए अबलाग के तमाम ज़राए यानी प्रेस, मतबूआत, रेडियो और टेलीविज़न का इस्तेमाल करना होगा। हमें ऐसे माहौल बनाना होगा जहां ईमानदारी की तारीफ की जाए और इनाम भी दिए जाएं। ये कुछ ऐसे इक़दामात हैं जो मौसर तरीके से इस बुराई को जड़ से उखाड़ कर सकते हैं। नाज़रीन, मियाँ बीवी का रिश्ता जितना मजबूत है उतना ही नाजुक भी है। नाज़रीन, इंसान प्यार का भूखा होता है और उसे जहाँ से प्यार मिले वो वहाँ चला जाता है और उस शख्स के लिए उसका दिल नर्म हो जाता है और उसके साथ प्यार करे, उसकी इज्जत करे और उसका ख्याल रखे। मियाँ बीवी का रिश्ता भी बिल्कुल ऐसे ही है। जब तक दोनों एक दूसरे से प्यार करें और एक दूसरे की इज्जत करें तब तक हालात बेहतर रहते हैं, और जब दोनों में से कोई एक भी इस रिश्ते के एहतराम को भूल जाए तो हालात नासाजगार हो जाते हैं। हत्ता कि मियाँ बीवी के इस मुकद्दस रिश्ते में दरार पैदा हो जाती है और फिर उसका खमियाजा
दोनों को भुगतना पड़ता है। किसी भी रिश्ते में पैदा होने वाले इख्तिलाफात को मिल बैठकर हल किया जा सकता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हम लोग मामूली बातों को अपनी अना का मसला बनाकर दिलों में दूसरे शख्स के लिए नफरत पाल लेते हैं। आज की जुर्म कहानी में भी एक मियाँ बीवी की मोहब्बत में जब दरार पैदा हुई तो खातून ने प्यार के लिए किसी गैर मर्द से दोस्ती कर ली, जिसका नतीजा घराने की तबाही के सिवा कुछ ना हुआ। मजीद जानते हैं मोहम्मद तैयब की इस रिपोर्ट में। नाजरीन, आज की जुर्म कहानी है पेशावर के नवाई इलाके से, जहां नूर खान और उसकी ज़ौजा रहती थीं। नूर खान का अपने खावत के साथ अक्सर झगड़ा रहता था और वह वक्त के साथ ये घरेलू नाचाकी बढ़ती गई। नूर खान और उसके बाप ने मिलकर खातून को मौत के घाट उतार दिया और ये ड्रामा रचाने की कोशिश की कि खातून ने खुदकुशी की है। मुल्जिमान ने अपना जुर्म छुपाने के लिए खातून की गर्दन पर मेकअप भी कर दिया। मोहल्ले के किसी शख्स ने जब खातून की लाश को देखा तो उसे शक हो गया और उसने पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस ने अपना एक एहलकार खातून के घर भेज दिया ताकि ये जाना जा सके कि क्या फोन पर बताई गई मालूमात दुरुस्त हैं या नहीं। पुलिस एहलकार ने जब लाश को देखा तो अपने अफसरान को आगाह कर दिया कि ये केस कत्ल का है। पुलिस की नफरी ने वक़ुआ पर पहुंचकर लाश को तहवील में ले लिया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। नाज़रीन, खातून के भाई की मुद्दत में ससुर और खावंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, क्योंकि खातून के भाई को शक था कि मकतूला को कत्ल करने में दोनों का हाथ शामिल है। वक़ुआ से मिलने वाले शवाहिद भी उसी तरफ इशारा कर रहे थे कि मुल्जिमान कोई और नहीं बल्कि घर के अफराद ही हैं। खजाने थाने के हुदूद में यहाँ पे बख्शीपुल में इब्राहिमाबाद एक गाँव है, वहाँ पे मेरी पुलिस को इत्तला मिली मेरे एसएचओ को कि वहाँ पे एक जनाना ने ख़ुदकशी की है। तो वहाँ पे हर एक केस में हमें जाने इसलिए पड़ता है कि हमारी ज़िम्मेदारी है। वहाँ पे मेरे एसएचओ जब चला गया, उसने डीएसपी को बताया, डीएसपी ने मेरे साथ तस्वीरें जब शेयर की तो उस तस्वीरों में मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूँगा। वहाँ पे जो डेड बॉडी थी मुसम्मातन नूर मीना की, जो कि ज़ौजे नूर खान है इनकी, उनकी तस्वीरों में उन्होंने बाकायदा लिपस्टिक लगा के उन्होंने पूरा उसके चेहरे की मेकअप करके उन्होंने जिस रस्सी से उनको गले में उसकी जो निशान थी उसको मिटाने की जो कोशिश की गई थी। मैंने अपने डीएसपी को बताया कि जी इसमें आप खुद इन्वॉल्व हो जाए, उसको आप चेक कर ले, ये मुझे खुदकशी नहीं लग रहा है। तो इन्होंने कल सुबह से लेके उनकी पोस्टमार्टम, उनके मेडिकल जो इश्यूज़ वो सारे करके कल शाम के टाइम पे मुझे मेरे डीएसपी ने बताया कि जी हमने उसकी ससुर और उसकी खावन जो है नूर खान उनको उठा ली। एसपी रूरल डिवीजन जफर अहमद के मुताबिक एसएचओ थाना खजाना सद्दाम खान और तफ्तीशी ऑफिसर पर मुश्तमिल खुसूसी टीम ने मुलव्विस मुल्जिमान के फरार होने की कोशिश नाकाम बनाकर चंद घंटों के अंदर अंदर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान बाप बेटे नूर खान वल्द अली गुल और अली गुल वल्द गुल रहमान ने खजाना की हदूद इब्राहिमाबाद में घरेलू नाचाकी पर मिस्मात नून ज़ौजा नूर खान के गले में फंदा डालकर कत्ल कर दिया था और बाद में खुदकुशी का रंग दे रहे थे। गिरफ्तार मुल्जिमान ने पुलिस तफ्तीशी टीम के रूबरू सरसरी इंटेरोगेशन के दौरान असल हक़ाइक़ से पर्दा उठाते हुए घरेलू नाचाकी पर फांसी देकर कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। कार्रवाई के दौरान मुल्जिमान की निशानदेही पर नाड़ा भी बरामद कर लिया, जिससे खातून का गला दबाकर कत्ल किया गया था। दोनों मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। डीएसएसपी रूरल जावेद खान ने एबीएन न्यूज को बताया कि मुद्दई नूर सिद्दीक ने थाना खजाना पुलिस को अपनी बहन मकतूला मिस्मात नून ज़ौजा नूर खान के कत्ल की रिपोर्ट उसके शौहर और ससुर के खिलाफ दर्ज करवाई थी, जिस पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। पुलिस के आला अफसरान ने वाक़े का सख्ती से नोटिस लेते हुए मुलव्विस मुल्जिमान को ट्रेस करके गिरफ्तार करने के लिए एसएचओ थाना खजाना सद्दाम खान और तफ्तीशी अफसरान पर मुश्तमिल खुसूसी टीम तश्कील देकर टास्क उनके हवाले कर दिया। नाज़रीन, पुलिस की तफ्तीश के दौरान मुल्जिमान ने जो हैरत अंगेज इंकिशाफात किए वो जानेंगे एक ब्रेक के बाद। तो देखते रहिए एबीएन न्यूज, क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। लड़की का किसी के साथ टेलीफोनी के लिए रब्ता है, तो ये अभी देखेंगे। अब फिलहाल तो इन्होंने दावेदारी की कि घरेलू नाचाकी की वजह से। ये भी सामने आ रहा है कि कोई हफ्ता या 2 हफ्ते पहले उनको तलाक भी दी गई थी, फिर किसी मुला के पास गए तो मुला ने कहा खैर है, इस तरह गुस्से में तलाक नहीं होती, काम चलता रहेगा, वापस ला के अपने घर में रखे। अच्छा, हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि इब्राहिमाबाद में एक लड़की ने ख़ुदकुशी की है। जब इत्तला मिली तो मैंने एसएचओ को जाए वक़ुआ भेजा, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने औरत की जो डेड बॉडी है वो देखी है और उसमें गले में उसके फांसी के निशान हैं और ऐसा लग रहा है कि ये खुदकुशी नहीं है। जब मैं ख़ुद भी चला गया उधर और ये
डेड बॉडी का मुआयना किया। ख़वातीन थी, उनके ज़रिए से हमने कहा कि आप हमें दिखाएं ये गला, तो उसमें निशानात थे और इन्होंने कोशिश की थी कि वो फांसी का जो निशान है वो मिटाएं। उन्होंने ख़ुद उनकी मेकअप वगैरह की थी, लेकिन जब वो कुआं पहुँचे तो उधर ये घर के ऊपर कमरा है, उसमें रिहाइश पसीर थी, तो ये मुमकिन नहीं था कि ये ख़ुद अपने आप को उतनी जगह से लटकाएं। और जब तमाम चीज़ों का मुआयना किया कमरे में, तो कशमकश कत्ल से पहले जो आपस में मियाँ बीवी की जो कशमकश हुई थी ना, उसके आसार थे। उनकी चूड़ियाँ उधर साइड पे छूटी हुई पड़ी थी और इशारा इस तरफ दे रही थी कि ये लोग ड्रामा रचा रहे हैं, इन्होंने ख़ुद कत्ल किया है और फिर इसको खुद की शिकारंग दे रहे हैं। फिर इसके चचा मिले, चचा ने कहा कि बिल्कुल इनके शौहर के साथ नाचाकी थी इनकी, लेकिन हम किसी के ख़िलाफ़ दावेदारी नहीं करते। फिर इसका जो भाई मिला नूर सदीक़, उन्होंने बाकायदा इनके ख़िलाफ़ दावेदारी की कि इन्होंने मेरे बहन को कत्ल किया है, ना कि ये खुदकुशी। जब मज़ीद हम पहुँचे तो आगे चलें, तो इसका जो शौहर है ये मौके से पहले गायब था। बाद में हमने इसको गिरफ़्तार किया, साथ में इसका ससुर भी, मुलज़िम का वालिद भी। तो दौरान इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ये पता चला कि लड़की का किसी के साथ टेलीफोनिकली रब्ता है। तो ये अभी देखेंगे, अब फ़िलहाल तो इन्होंने दावेदारी की कि घरेलू नाचाकी की वजह से। जी हाँ, ये इस तरफ जाता है। अभी हम उस नंबरात पे काम कर रहे हैं जो मकतूला की मोबाइल सिम में हमें मालूम हुई है ना, उस पे काम कर रहे हैं, तो ये उस तरफ जाएगा, हॉनर किलिंग की तरफ। दौरान तफ्तीश ये भी इंकिशाफ हुआ कि खातून के किसी के साथ फ़ोन पर ताल्लुकात कायम थे और इसी बिना पर शौहर और ससुर ने मिलकर खातून को मौत के घाट उतार दिया था। इस इंकिशाफ के बाद ये वाज़ेह हो गया कि कत्ल की असल वजह घरेलू नाचाकी नहीं थी, बल्कि ये कत्ल गैरत के नाम पर किया गया। जब DSP साहब ने उसकी तस्वीरें मेरे साथ शेयर की तो कुछ मुझे आइडिया हो गई कि यार ये चीज़ खुदकशी की तरफ नहीं जा रहा है, क्योंकि वो तस्वीरें भी मैं मीडिया के साथ शेयर कर लूँगा। उसमें उन्होंने कुछ उसको कत्ल करने के बाद लटकाए थे, लटकाने के बाद उन्होंने रंग ये दे रहे थे कि उसने खुदकशी की है। जब उसके रिश्तेदार पहुंच गए, उसकी भाई जो कि नूर सदीक़ नाम है, वलद नूर सदीक़, वलद ज़ालिम खान साकिन शाहीन मुस्लिम टाउन की, तो उसने आके रिपोर्ट की थाने में। इन्होंने फिर अपनी इंक्वायरी शुरू कर दी। जब ये पहुंच गए, इन्होंने तस्वीर मेरे साथ जब शेयर की तो उनको बाकायदा जिस तरह शादी पे ले जाया जाता है उस तरह मेकअप की गई थी। उसके लिपस्टिक, उसके चेहरे की मेकअप, जहाँ पे उसकी रस्सी की निशान थी उसको भी छुपाने की कोशिश की गई थी मेकअप से। तो मैंने अपने DSP साहब को बताया कि DSP साहब ये मुझे खुदकशी की तरफ नहीं जा रहा है, ये चीज़ आप थारोली इसको चेक कर ले, क्योंकि इस तरह उमूमन हमारे मुआशरे में कत्ल इस तरह करके जनानों के कत्ल करके उनको छुपाया जाता है, जिसको खुदकशी की रंग दी जाती है। तो इन्होंने DSP साहब ख़ुद उस पर इन्वॉल्व हो गए। मैंने फिर टीम तश्कील दे दी, मेरे SHO, मेरे इन्वेस्टिगेशन अफसर सारे उस पर इन्वॉल्व हो गए। कल शाम को मेरे DSP ने मुझे कहा कि जी आपकी बात दुरुस्त है, वो चीज़ खुदकशी की तरफ नहीं जा रही। इन्होंने फिर उसकी ससुर को उठा ली, इन्होंने फिर उसकी खावन को उठा ली। तो उन्होंने सरसरी इंटरोगेशन से उन्होंने कहा कि जी हमने इसको कत्ल किया था दोनों मिल के, और फंदे से रस्सी से उसको लटका के, जो कि रस्सी मेरे सामने इस पर्सल में पड़ी है, जो कि कानूनी इसमें पेचीदगियाँ ये आते हैं कि जिस टाइम पे आप जो चीज़ उस वक़्व से लेते हैं तो उनको उसी टाइम पे पर्सल बनानी होती है। इन्होंने फिर मेरे साथ पिक्चर सारे शेयर किए। तो सरसरी इंटरोगेशन से इनकी ससुर और उनके खावन ने, जो कि नूर ख़ान उसका नाम है, वलद अली गुल साकिन इब्राहिम आबाद बख्शपुल, और अली गुल जो इनके वालिद का नाम है, जो कि मेरे पीछे खड़े हैं, वलद गुल रहमान साकिन इब्राहिम आबाद बख्शपुल। सरसरी इंटरोगेशन से इनकी शक ये थी कि ये इनकी 14 महीने हुई थी मकतूला की शादी और कोई बच्चे उसके नहीं थे, यंग एज की थी 20-22 साल की, और उन पे इनका शक ये था कि ये कहीं पे किसी के साथ मोबाइल पे बात कर रही है। और कुछ बातें ये भी सामने आ रहे हैं कि कोई हफ्ता या 2 हफ्ते पहले उनको तलाक भी दी गई थी। फिर किसी मुला के पास गए तो मुला ने कहा खैर है,
इस तरह गुस्से में तलाक नहीं होती, काम चलता रहेगा, वापस ला के अपने घर में रखे। तो ये चीज़ें उसमें आए थे सारी चीज़ें। और मैं अपनी टीम को मीडिया के सामने, मेरे एसएचओ, मेरे डीएसपी को मैं शाबाश देना चाहता हूँ। इन्होंने फिर ख़ुदकशी की एक रंग दे के एक बेकसूर लड़की को कत्ल किया गया था। अगर उसकी इस तरह कोई कसूर भी थी तो उनके और कुछ किया जा सकता, न कि उनको कत्ल करके ख़ुदकशी की रंग दी जाती। और इन्होंने फिर एडमिट भी कर दी सरसरी इंटरोगेशन में कि बिल्कुल हमने ये किया। फिर उनके भाई ने बाकायदा इनके ऊपर दावादारी भी कल कर दी, उस पर FIR भी हो गई। कुछ मीडिया वाले दोस्त मुझे रात ही को मैसेज कर रहे थे कि जी ख़जाना में कोई इस तरह केस बनी है जो कि खुदकशी थी। नाज़रीन, ऐसे वाक़यात का बुनियादी सबब दीन से दूरी, फरसूदा सोच, नाम नहाद सकाफत की अंधी तकलीद और तरबियत में कमी है। मिसाल के तौर पर हमें बचपन से सिखाया जाता है कि खंजीर का गोश्त खाना हराम है। ये बात इस हद तक जहन में नक्श हो जाती है कि मुसलमान, बिलखसूस पाकिस्तानी मुसलमान, खंजीर का नाम तक लेना गुनाह समझते हैं। इसी तरह बच्चे को पता है कि पड़ोसी मुल्क भारत हमारा दुश्मन है, फिर चाहे दुश्मनी की वजह ना मालूम हो, लेकिन ये इदराक है कि वो हमें किसी भी वक्त नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि इंसानी जान की कदर व कीमत, इसके असल मानी मफहूम क्या है। वरना जो इंसान बिल्ली के बच्चे की तकलीफ पर तड़प उठता है, कैसे मुमकिन है कि वो अपनी ही औलाद, बहन, भाई को महज बेबुनियाद इल्जामात, इज्जत के नाम पर कत्ल कर दे। दर हकीकत हमारे यहाँ जहालत बहुत ज्यादा है। जब तक लोगों में शऊर व आगाही बेदार नहीं होगी, तब तक मुआशरा नहीं सुधर सकता। इस ज़मन में उलमा का किरदार इंतहाई अहम है कि हमारे यहाँ लोग आलिम की बात पर ज्यादा गौर करते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। जहाँ तक बात है ऐसे मरीजों की जहनी सेहत की, तो यकीनन ये लोग जहनी तौर पर बीमार होते हैं। साबिक मुतवल्ली ने अपने 40 से ज़ायद साथियों के हमरा दीनी दरसगाह पर हमला कर दिया। मुसल्लम मुल्ज़िमान ने मदरसे में मौजूद मर्द ख़वातीन और तलबा को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। बदतरीन तशद्दुद से 7 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मी अफराद को रेस्क्यू एहलकारों ने DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुसल्लम मुल्ज़िमान दरवाजे तोड़कर दरसगाह में अंदर दाखिल हो गए और मदरसे में मौजूद इंतजामिया, ख़वातीन, असातिज़ा और तालिबात को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। बदतरीन तशद्दुद से 7 अफराद की हालत गैर हो गई। पुलिस को आते देखकर मुल्ज़िमान नकदी तलाई ज़ेवरात साथ लेकर फरार। थाना सिटी पुलिस ने 7 नामजद और 40 नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। जबकि मदरसे इंतजामिया ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पुलिस 62 मुल्ज़िमान से साज़बाज हो गई है। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस ताहाल मुल्ज़िमान गिरफ्तार करने से गुरेजा है। मुतासरीन ने ABN न्यूज़ से बात करते हुए वज़ीर आला पंजाब नवाज शरीफ और IG पंजाब मदरसे पर हमले का फौरी नोटिस लेने और इंसाफ के तकाजे पूरे करने की दरख्वास्त कर दी। जी, हम रात के वक्त सोए हुए थे अपने घर के अंदर। तकरीबन 2:30-3 बजे का टाइम था कि अचानक दरवाज़ों पे डंडे बजना शुरू हुए। तो धक्का मारा उन्होंने तो कुंडी टूट गई उसकी। जब बाहर देखा तो पूरा सीन मर्दों से भरा हुआ था। उनके पास बड़ी बड़ी गनें थी और पिस्टल थे और तलवार थी। तो उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी, बस मारना शुरू कर दिया हमें। मैंने पूछा मसला क्या है, बस मार रहे थे और मारते मारते हम गिर गए। फिर उन्होंने फिर हमारे हाथों को बांध दिया और हमें घसीटते हुए फिर नीचे ले आया। बाकी उनके पाँव भी बांधे उन्होंने। जब नीचे ला के फिर मारना शुरू किया, भाई थे हमारे, इन्हें इतना मारा ये बेहोश हो गए। और हमारी वालदा जो है उन्हें मारा, वो भी बेहोश हो गई। उनके मुँह में पानी डाल के फिर उनको दोबारा होश में ला के फिर मारा उनको। और वो कुरान पढ़ती थी तो उस पर भी मारते थे उनको, नौज़ुबिल्लाह। तो उन्होंने कहा तुम काफिर हो, मुसलमान हो, अल्लाह का नाम ही लेने दे तुम लोग। तो इस तरह से जुल्म किया उन्होंने हमारी ख़वातीन पे भी, हमारे ऊपर भी। और रात के वक्त में आके शहर के अंदर, कोई देहात कोई नहीं है, शहर के अंदर। और पुलिस को हमने 5 कॉलें करवाई हैं। हमारी एक बच्ची के पास मोबाइल रह गया था, उसने वाशरूम में घुस की कुंडी लगा ली। 5 दफ़ा कॉल की उसने उस पर, और पुलिस ने हमसे 5 घंटे बाद रब्ता किया। रात आपकी कॉल आई थी, क्या मसला है आपको? ये 15 किस लिए है कि अगर 5 घंटे बाद तुम पहुंचोगे? उस वक्त हमने जवाब दिया हम सारे हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, अभी आपको आँख खोली है आपकी। तो कहाँ है IG पंजाब और कहाँ है वतन का कानून? जो है हमें इंसाफ दिया जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। हम शहर के अंदर रहते हुए, बिल्कुल बीच शहर में रहते हुए अपने आप को घर में महफूज समझ रहे हैं। तो लिहाजा आर्मी चीफ और IG पंजाब एक्शन ने, ये हमारे DPO SHO साहब, इनको पूछें कि ये कहाँ हैं अभी तक। कल की FIR कटी हुई है और अभी तक वो लोग पकड़े नहीं गए हैं। लिहाजा हमें मदरसे पर दरमियानी हफ्ते और उसकी शब में
2-2:30 बजे का टाइम था। मेरी तमाम उलमा से ये दरख्वास्त है कि अपनी ख़वातीन को यहाँ मदरसे में भेजें और ख़वातीन पर होने वाला जुल्म अपनी आँखों से देखें, किस तरह उन पर तशद्दुद किया गया है, किस तरह वो औरतें ज़ख्मी हैं और किस तरह उन पर जुल्म ढाए गए हैं। इस तरह तो कोई मुसलमान नहीं कर सकता। और ये मैं ये कहती हूँ, ये लोग जो हमला आवर थे, जो मदरसा लेना चाहते थे, वो किसी मदरसे के अहल नहीं है। जिस वक्त मैं घर में आई हूँ तो उस वक्त सारा घर बिखरा हुआ था, हर चीज़ हर जगह पे खून ही खून था और बच्चे भी रो रहे थे, तड़प रहे थे और हर चीज़ सब कुछ ज्वेलरी वगैरह हर चीज़ के डिब्बे बिखरे हुए थे, सब कुछ उन्होंने सत्यानाश किया हुआ था और हर तरफ औजार ही औजार बिखरे हुए थे उनके जिनसे उन्होंने इनको मारा था। मैं यहाँ पर पढ़ती हूँ, स्टूडेंट हूँ, तर्जमा और तफसीर की क्लास लेती हूँ, हिफ्ज़ भी कर रही हूँ। मैं यहाँ कल सुबह आई हूँ तो यहाँ की बहुत बुरी हालत थी। जब मैंने आकर देखा ऐसे तो कोई मुसलमान किसी मुसलमान के घर में आकर कैसे कर सकता है। आज देखिए हमारे मदारिस महफूज नहीं है तो फिर आम घरों का क्या हाल होगा। आम घरों की औरतें हम क्या महफूज हैं। कल से जब से मैं यहाँ से गई हूँ मैं इतनी परेशान हूँ कि अपने घर में मुझे लग रहा था मैं महफूज नहीं हूँ। इस तरह कोई आए दनाता हुआ हमारे घरों में आकर तोड़े दरवाजे और हमारे साथ मार पिटाई करे तो हमारी हुकूमतें कहाँ हैं। नाज़रीन, ये वाक़या पेश आया है मुल्तान के इलाके थाना गिलगश्त की हुदूद दीवान दाबाग लोधी कॉलोनी में। मुर्गा 6 मार्च 2024 को करीब गालिबन 8 बजे सुबह बजरिया कंट्रोल 15 पुलिस को इत्तला मौसूल हुई कि एक बच्चे की लाश गली नंबर 2 दीवान दाबाग में पड़ी है, जिस पर मकामी पुलिस थाना गिलगश्त और सीनियर अफसरान फौरी मौका पर पहुंचे। CPO मुल्तान सादिक अली ने वकुआ का नोटिस लेते हुए स्पेशल टीमें तश्कील देकर वकुआ में मुलव्विस मुलजमान को फौरी गिरफ्तार करने का टास्क सौंप दिया। मुल्तान थाना गिलगश्त की हुदूद में 5 साला बच्चे के अंधे कत्ल को पुलिस टीमों ने मुख्तसर वक्त में ट्रेस करके 2 मरकजी मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुर्गा 25 फरवरी को 5 साला बच्चा ओवैस करनी दीवान दाबाग गली में खेल रहा था, जिसको मुलजिम आमिर पकड़कर अपने चचा अकबर के घर ले गया और बच्चे के साथ ज्यादती की कोशिश की और गला दबाकर कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद मुलजमान ने बच्चे की लाश अलमारी में छुपा दी। मुर्गा 6 मार्च 2024 सुबह 4 बजे मुलजिम अकबर ने बच्चे की लाश निकालकर गली में फेंक दी। इब्तदाई तौर पर मुलजमान ने इंकशाफ किया है कि इन्होंने जाती रंजिश पर 5 साला ओवैस करनी को कत्ल किया। CPO मुल्तान सादिक अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि यह एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया था जो पुलिस टीमों ने इंतहाई मेहनत और पेशा वराना सलाहियतों का मुजाहिरा करते हुए मुलजमान को ट्रेस करके गिरफ्तार किया है। उन्होंने मजीद कहा कि मुलजमान के खिलाफ तफ्तीश मुकम्मल करके कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। 5 साला ओवैस के वालिद ने कहा कि मेरी कमर टूट गई है, अपनों ने मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया, मेरे मासूम बच्चे को मार डाला। पुलिस ने मेरे साथ बहुत ताउन किया। जब मेरा बच्चा अगवा था तो SHO थाना गिलगश्त हर वक्त मेरे साथ राबते में रहता था। मेरे बच्चे को ढूंढने के लिए मेरे साथ बहुत ताउन किया। मेरे बच्चे के कातिलों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मेरा आला हुक्काम से बस यही मुतालबा है कि इन जालिमों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ शहरोज खान, मुल्तान। सुबह आज हमें 8 बजे के राउंड अबाउट ये इतला मिली कि जो एक बच्चा 11 दिनों से मिसिंग था उसकी लाश जो है वो गली में मौजूद है। जो ही हमें इत्तला मिली फिल फॉर SHO DSP और मैं ख़ुद वहाँ पे मौके पे पहुँचे और हमने PFSA की टीम, CRO की टीम और CIA की टीम हमने मौके पे बुलाई और हमने अपने तफ्तीश का दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया। तो जो लाश थी वो हमें ऐसे मालूम हुई कि उसको टाइम सिंस डेथ जो है उसका 3 से 4 दिन का है। इट मीन्स कि वो लाश कहीं पे पहले रखी गई थी। तो हमने पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया और टीम्स बनाई और हमने 1 बाय 1 एक रूम एक हाउस हमने सर्च किया और हमें एक रूम मिला जिसमें एक अलमारी थी और उसके नीचे वाले खाने में वहाँ पे हमें खून के शवाहिद मिले और उसके अलावा वहाँ पे स्मेल थी। तो हमने फोरेंसिक टीम को वहाँ पे तलब किया और वहाँ से एविडेंस कलेक्ट किए हैं। हमारे जो एविडेंस हैं वो साइंसी बुनियादों पे इतने स्ट्रॉन्ग हैं, इंशाअल्लाह हम इसका बड़ा बेहतरीन केस तैयार करेंगे और जो मुलजमान हैं उनको करार वाक़ई की तरफ से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस था, बहुत अच्छा था। SHO साहब हमारे साथ मौजूद, भाई मेरे बहुत अच्छा, यकीन मानो मैंने आधी रात को भाई को कॉल किया, 2 बजे थे, भाई मेरे पास खुद मेरे घर पे चल के, कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि आप थाने आ जाओ या मेरे वहाँ आ जाओ। मैंने भाई को जब कॉल की भाई मेरे साथ आ गए। पुलिस का बहुत अच्छा वो था और पुलिस ने बहुत अच्छे से किया। CCTV सब कुछ देखते रहे, सब कुछ, कोई क्ल्यू नहीं मिल पा रहा था। SHO साहब ने बहुत ज़ोर लगाया, ये नहीं है कि इन्होंने कोशिश नहीं की, बहुत ज़ोर लगाया SHO साहब ने। हम इसका वो नहीं करते कि
हमें पुलिस की तरफ से कोई कोताही की गई है। मेरे चचाजाद भाई हैं, वो एक जो है वो मेरे चचाजाद भाई का भाई है, जो एक है मेन वो मेरे चचाजाद बेटा है, मेरे चचा का बेटा। मेरा तो भाई लगता है रिश्ता में। वो इस तरह का कुछ भी नहीं था, ना हमारी कोई लड़ाई हुई ना कुछ, कभी किसी तरह का कुछ नहीं हुआ। पता नहीं उस बंदे के दिल में क्या आई, उसने मेरे मासूम से बच्चे को मसल के रख दिया भाई। 5 साल का बच्चा था मेरा, बिल्कुल मासूम सा। मैं तो कुछ कह, मतलब बस यही है कि पकड़ा गया है। अब पुलिस अपना काम करे, इंसाफ के तकाज़ों को रखते हुए जो उसको हो सकता है उसको सज़ा दिलवाएं। हमारी तो यही आला हकाम से भी अपील है, हर तरीके से हमारा यही है कि ताकि कल को किसी और बच्चे के साथ ना ऐसा। 12 दिन मुझे नहीं होश भाई, मैंने रोटी खाई या नहीं खाई, या रातों को मैं कहाँ फिरूँ। मुझे जहाँ बच्चे की खबर मिलती थी मैं पहुँच जाता था कि यहाँ मिला। बस यही है कि बच्चे को नहीं मिलना चाहिए। नाज़रीन, जराइम की ये तमाम भयानक दास्तानें हमारे लिए निशाने इबरत है। याद रखिए, इंसानियत, अखलाकियात, कानून और एहतराम का दामन थाम कर ही खुद को और दूसरों को ऐसे जराइम से दूर रखा जा सकता है। जराइम की दुनिया से जुड़ी तरह तरह की खबरों के साथ ये थी आज की जुर्म कहानी। कुछ नई सबक आमूज, इबरत अंगेज और सनसनीखेज कहानियों के साथ हाजिर होंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।